कहानी वेई नाम के एक लड़के को दिखाते हुए होती है जो 31 दिसंबर की शाम को अकेले एक कमरे में बैठा हुआ है। वो एक डिलीवरी बॉय का काम करता है। फिलहाल उसकी आर्थिक हालत भी ठीक नहीं और परिवार कहने के लिए उसके पास कोई भी नहीं। वो काफी लंबे अरसे से डिप्रेशन में है और इसीलिए वो आज यहाँ अकेले खुद की जान लेने के लिए आया है। उसका मानना है बूढ़ा होकर अकेलेपन में मरने से अच्छा है कि वो जवान रहते ही इस दुनिया को छोड़कर चला जाए। वो खूब सारी नींद की गोलियां ले लेता है, लेकिन तभी उसके फोन पर एक फूड डिलीवरी का मैसेज आता है। मैसेज खोलकर देखा तो एक बूढ़े आदमी ने अपने लिए खाना मंगवाया है। ना चाहते हुए भी वो एक आखिरी बार फूड डिलीवरी करने के लिए निकल पड़ता है। दरअसल वो इस बूढ़े आदमी को जानता है। वो उसे दादाजी कहकर बुलाता है और हर रोज उन्हें फूड डिलीवर करने आता है। मगर दादाजी ने बताया कि आज तो उन्होंने कोई खाना ऑर्डर किया ही नहीं। जब वेई ने दोबारा अपना फोन चेक किया तो वाकई में कोई मैसेज नहीं था। वेई ने कहा, चलो कोई बात नहीं, आज का ये खाना आपको मेरी तरफ से है। अंदर जाकर खाना परोसते हुए वेई ने दादाजी से पूछा, आज साल का आखिरी दिन आपको तो अपने परिवार के साथ मनाना चाहिए, तो फिर वो लोग आए क्यों नहीं? दादाजी ने कहा, जिंदगी यही होती है, जब तुम मेरी तरह बूढ़े हो जाओगे तब समझोगे। वेई इस बात पर गौर करता है कि दादाजी अकेले होने के बावजूद अपना बुढ़ापा खुशी से जी रहे हैं। अब वही वापस होटल कमरे में आकर वो नींद की गोलियां खा लेता है, मगर कमरे में पानी नहीं है। वो जल्दी से बाथरूम जाकर नलके से पानी पीता है और वहीं बाथरूम की फर्श पर बेहोश होकर गिर जाता है। हमें बताया जाता है कि वेई ने इससे पहले भी कई बार खुद को मारने की कोशिश की है, मगर किसी न किसी तरह वो बच ही जाता। उसने कुल 21 बार आत्महत्या करने की कोशिश की, मगर कभी मर ना सका। आज भी दवा खाने के कुछ 1-1.5 मिनट के अंदर ही होटल का मैनेजर वहां पहुंच गया और उसे बेहोशी की हालत में देख तुरंत एम्बुलेंस को फोन लगा दिया। जल्द ही एम्बुलेंस भी पहुंच गई और उसे हॉस्पिटल रवाना कर दिया गया। एम्बुलेंस के अंदर मीन नाम की एक खूबसूरत लड़की उसे बचाने की कोशिश कर रही है। इधर वेई अपनी धुंधली होती नजरों से मीन को किसी फरिश्ते की तरह देख रहा है, क्योंकि वो मौत और जिंदगी के बीच में झूल रहा है। मगर मीन उसे बचाने में कामयाब हो गई। जब वेई की आंख खुली तो उसने खुद को हॉस्पिटल में पाया। उसने देखा कि सामने एक आदमी बैठकर सिगरेट पी रहा है। वेई को बड़ी हैरानी हुई। उसने उसे हॉस्पिटल में सिगरेट पीने से मना किया, मगर उस आदमी ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। तभी एक नर्स आती है और वेई के मुंह से सिगरेट लेकर चली जाती है। वेई को समझ ही नहीं आया कि थोड़ी देर पहले उसके साथ क्या हुआ। इसके बाद वो हॉस्पिटल के साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है और उसे खुलकर अपनी परेशानियां बताता है। वो उसे बताता है कि मैंने एक जगह पर अपनी सारी जमा पूंजी लगाई थी, मगर मेरे साथ धोखा हुआ है और इसके अलावा भी ना ही मैं आज तक अपनी जिंदगी में कुछ कर पाया हूँ और ना ही कोई परिवार मेरे साथ है। यहाँ तक कि मैं तो ठीक से मर भी नहीं पाया। डॉक्टर उसे बताते हैं कि अभी भी उसकी हालत ठीक नहीं। कल नींद की गोलियां खा लेने की वजह से वो कुछ देर के लिए जरूर मर गया था, मगर ये आश्चर्यजनक घटना बहुतों के साथ पहले भी हो चुका है। तभी उसके बगल में आकर वो सिगरेट पीने वाला आदमी बैठ गया। उसका नाम छांग है, मगर उसे वेई के अलावा कोई नहीं देख पा रहा। थोड़ी देर बाद उसे किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। जाकर एक कबर्ड में देखा तो एक मोटी सी लड़की वहाँ बैठकर रो रही है। उसका नाम जिया है, लेकिन वो भी किसी को नजर नहीं आती और यहाँ सभी को लग रहा है कि कल के हादसे की वजह से उसका दिमाग अभी सही नहीं, उसे आराम की जरूरत है। आधी रात को वॉशरूम जाने के लिए वेई जब अपने कमरे से निकला तो उसने रिसेप्शन में खड़ी एक बूढ़ी महिला को देखा। उसका नाम लू है। वो वहाँ के सभी स्टाफ से बातें कर रही है, मगर कोई भी उसके बातों का जवाब नहीं दे रहा। वेई को लग रहा है जैसे कि उसे फिर से हेलुसिनेशन हो रहा है, मगर तभी वो बूढ़ी औरत लू आकर उसे बातें करने लगती है। ये देखकर वेई डर जाता है और इतने में छांग और जिया भी उसके सामने आ जाते हैं। वेई डर के मारे भागकर हॉस्पिटल के छत पर चला गया और छत की रेलिंग पर खड़े होकर वहां से कूदने की सोचने लगा, मगर तभी ना जाने कहां से वहां एक छोटा बच्चा आ गया और छत की रेलिंग में उधम कूद मचाने लगा। वेई उसे ऐसा करने से मना करता है। उसे डर है कि कहीं वो बच्चा नीचे ना गिर जाए, मगर वो बच्चा उसकी एक नहीं सुनता और फिर एकदम से किम नाम का वो बच्चा छत से कूद गया। वेई उसे बचाने के लिए उसके पीछे कूदा, मगर नीचे गिरने से पहले ही उन 4 लोगों ने उसे बचा लिया और तब वेई को समझ में आया कि वो चारों दरअसल भूत हैं, जिन्हें सिर्फ वो ही देख सकता है। और उन चारों को हवा में झूलता देख वो बेहोश हो जाता है। सुबह जब उसकी नींद खुली तो वो हॉस्पिटल के बाहर पाया गया। डॉक्टर्स ने उससे पूछा कि क्या अभी भी वो भूत उसे दिखाई दे रहे हैं।
वेई ने इधर उधर देखकर ना में जवाब दिया। फिर डॉक्टर ने कहा, नींद की गोलियों के साइड इफेक्ट्स अब खत्म हो गए हैं, तुम चाहो तो डिस्चार्ज होकर घर जा सकते हो। जिसके बाद वेई घर लौट आता है और आधी रात को वो चारों भूत मिलकर उसे परेशान करने लगते हैं। दरअसल उन आत्माओं के लिए वेई का शरीर बिल्कुल परफेक्ट है और उन्हें उसका शरीर चाहिए। अगले दिन सुबह सुबह हम देखते हैं कि मिस लू ने वेई के शरीर पर कब्जा कर लिया है और वो अपने पसंदीदा योगा क्लास में जाकर अपने दोस्तों के साथ योगा प्रैक्टिस करने लगी है। मगर असल में मिस लू किसी को नजर नहीं आ रही और वो सभी वेई को बड़ी अजीब नजरों से देख रहे हैं। और इसी तरह एक एक करके वो सभी भूत वेई के शरीर का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि छांग वेई के शरीर में घुसकर बहुत सारे सिगरेट को एक साथ पीता है, किम अपना पसंदीदा आइसक्रीम खाता है और जिया अपने पसंदीदा कपड़े वेई के ऊपर ट्राई कर रही है। यानी कि अब वो चारों मिलकर वेई को पूरी तरह से कंट्रोल कर रहे हैं। परेशान होकर वो एक भविष्य बताने वाली के पास आता है। वो उसे बताती है कई बार इंसानी इच्छाएं मरने के बाद भी अधूरी रह जाती है और जब तक कि वो पूरा नहीं होता वो आत्माएं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी और ना ही तुम्हें मरने देंगी। मगर ये बुरी आत्माएं नहीं है, ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, बस तुम्हें एक जरिया बनाएंगी और अगर तुम इनसे बच गए तो तुम्हारी उम्र 100 साल से भी ज्यादा लंबी होगी। मगर वेई इतनी लंबी जिंदगी कभी नहीं चाहता। अब उसे समझ नहीं आ रहा कि वो इनसे अपना पीछा कैसे छुड़ाए। वो जैसे ही वहाँ से निकला वो चारों उसके पीछे आने लगते हैं और उन्हें देखकर वो भागने लगता है। एक वक्त पर भागते भागते वो गिर गया और फिर उठकर उन्हें खूब खरी खोटी सुनाता है। मगर इससे कोई खास फायदा नहीं होता। वो चारों मिलकर उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और बड़ी मुश्किल से वो उन चारों को घसीटते हुए घर की तरफ चलने लगा। मगर उसकी चाल देखकर रास्ते के सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। दूसरी तरफ हम मीन को देखते हैं जो अपने भाई गो से मिलने आई है, मगर वो उस वक्त घर पर नहीं था और तभी कुछ गुंडे आकर उसे धमकाने लगते हैं क्योंकि गो ने उनसे ढेर सारे पैसे लिए हैं। उधर वेई के घर पर वो चारों भूत मिलकर एक हॉरर मूवी देख रहे हैं। वो घुटने मोड़कर उनके सामने बैठ गया और कहा, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, कृपया मुझे और परेशान ना करे। आप सभी मुझे अपनी अपनी इच्छाएं बता दे, मैं उन्हें पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगा। मगर एक वादा करना होगा कि इच्छा पूरी होने के बाद आप सभी मुझे छोड़कर चले जाएंगे। और वो चारों इस पर राजी हो गए। अगले दिन मिस लू वेई को लेकर एक रेस्टोरेंट पहुंची। माहो वहाँ की इवेंट मैनेजर है और आज वो एक खास इवेंट मैनेज कर रही है जिसमें लड़के लड़की एक दूसरे को ब्लाइंड डेट करेंगे। अब यहाँ मिस लू उससे बात करना चाहती है मगर माहो उसे देख नहीं पाती और वो वेई को खींचकर एक खाली टेबल पर बिठा देती है और उसे वहाँ एक सुंदर सी लड़की के बैठने का इंतजार करने को कहती है। इधर वेई तो पूरी तरह से हैरान है, उसे समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है कि तभी उसे सामने से मीन आती हुई नजर आई और उसे याद आता है कि उसने कभी सपने में मीन को फरिश्ते की तरह देखा था। उधर मीन को उसके भाई गो का मैसेज आया। दरअसल मीन ने अपने भाई के लिए ही यहाँ पर एक ब्लाइंड डेट अरेंज करवाया था, मगर उसके ना आने पर उसे खुद ही आना पड़ा क्योंकि उसे यहाँ से पैसे रिफंड नहीं मिलेंगे और वो जाकर वेई के सामने बैठ जाती है। मगर मीन वेई को देखते ही पहचान गई और उसे बताती है कि उस दिन एम्बुलेंस में मैंने ही तुम्हारी जान बचाई थी और इसी तरह उनकी आपसी बातचीत शुरू हो गई। अब यहाँ पर वेई को नर्वस होता देख सांग उसके अंदर घुसकर मीन से फ्लर्ट करने लगता है जो कि मीन को बिल्कुल पसंद नहीं आता। फिर जिया वेई की बॉडी का कंट्रोल लेती है और मीन से लड़कियों की तरह पेश आती है। मीन को बड़ा अजीब लगता है। उधर किम बार बार वेई को परेशान कर रहा होता है। ये सब देखकर मीन गुस्से में वहाँ से उठकर चली जाती है। अब यहाँ पर मिस माहो आकर वेई को बातें सुनाने लगती है क्योंकि उन्हें लगा था कि वो यहाँ पर क्लाइंट के तौर पर आया है मगर उसके पास तो यहाँ की फीस चुकाने भर के पैसे नहीं। वो वेई से बहुत बदतमीजी से पेश आती है, यहाँ तक कि पुलिस को बुलाने की भी धमकी देती है। तभी मिस लू वेई की बॉडी में घुसकर उल्टा माहो को ही बातें सुनाने लगी। उसने उसे कहा कि याद है 22 साल पहले तुमने मेरी क्लाइंट की लिस्ट चुराई थी और इसके लिए मैं भी पुलिस को बुला सकता हूँ। वेई उसे और भी ऐसी बातें बताता है जिससे कि माहो को यकीन हो जाता है कि उसके अंदर दरअसल उसी की बड़ी बहन मिस लू है। अब इसके बाद माहो उन्हें एक जार के पास ले जाती है। मिस लू कहती है कि इस जार के अंदर जो चीज है मुझे वही चाहिए। उसके अंदर दरअसल एक लॉटरी के टिकट है जिसे लेकर वो लॉटरी की दुकान पर गए, मगर दुकानदार ने उन्हें बताया कि इसकी डेट तो कब की ओवर हो गई है। ये सुनकर मिस लू से झगड़ने लगती है और तभी
वहाँ पर मिस्टर हान आए, जो कि एक समय में मिस लू को पसंद किया करते थे। मगर अफसोस, अब मिस्टर हान लू को भूल चुके हैं। इस बात से उदास होकर वो वेई के साथ एक जगह पर आकर चुपचाप बैठ जाती है। वेई कहता है, अगर आप चाहे तो मैं मिस्टर हान को आपके बारे में याद दिला सकता हूँ। मगर मिस लू कहती है, अब इसकी कोई जरूरत नहीं। वैसे भी मुझे वो लॉटरी के पैसे अपनी नाती के लिए चाहिए थी, जिसे मैं ये उसकी शादी में देना चाहती थी। और अब तुम भी अपने जहन से मरने का ख्याल निकाल दो। ये जिंदगी जीने के लिए इतनी भी बुरी नहीं। अब यहाँ मीन को रास्ते में उसका भाई मिला, जो कि घायल है। वो उसकी मरहम पट्टी करती है। उसे वहीं पता चलता है कि उसके भाई ने उसकी माँ की ब्रेसलेट किसी दुकान में गिरवी रखकर पैसे लिए थे और वो 2 गुंडे उसके वो पैसे ले गए। ये सुनकर मीन उस पर गुस्सा करती है। अब घर जाते वक्त गो से बताता है कि मैं एक नया बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, जिससे हमारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएगी और फिर मैं माँ का वो ब्रेसलेट भी छुड़ा लाऊंगा। हम देखते हैं कि इन 2 भाई बहनों में बहुत प्यार है। उधर दूसरी तरफ अब वेई किम की इच्छा पूरी करने के लिए उसे बच्चों के पार्क लाया है, जहाँ वो सभी मिलकर खूब मजा करते हैं। इसके बाद किम वेई को गेमिंग जोन में ले आता है, जहाँ की एक गेम उसे बहुत पसंद है। तभी वेई की नजर वहाँ बेहोश पड़े एक बच्चे पर पड़ी। उसके हाथ मुंह में पानी छिड़क कर वो उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा है। तभी मीन वहाँ जाती है और वो दोनों मिलकर उस बच्चे की मदद करते हैं। फिर हम मीन को अपने भाई के साथ डिनर करते हुए देखते हैं। वो उसके लिए नए जूते तो लाया है, मगर उसके लिए पैसे भी वो उसी से मांगता है। इधर मीन अपने ही ख्यालों में गुम है। लगता है कि वो वेई को पसंद करने लगी है। गो उसे ऐसा देखकर कहता है, अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़का है तो उससे पहले मुझसे बात करनी होगी, क्योंकि मैं ही तुम्हारा इकलौता परिवार हूँ। और इसी तरह दोनों बहन भाई एक दूसरे को छेड़ने लगते हैं। उधर अगले दिन छांग अपनी इच्छा पूरी करने के लिए वेई को एक बड़े से गैराज में लेकर आया है। उसे किसी खास टैक्सी में बैठकर सिगरेट पीनी है। अब चूंकि वहाँ गार्ड रहते हैं, इसीलिए वेई उन सभी को रात में लेकर आया है। काफी ढूंढने के बाद उन्हें आखिरकार वो टैक्सी मिल ही गई। अब वेई छांग को गाड़ी में बैठने के लिए कहता है, मगर छांग कुछ सोचता हुआ वहीं खड़ा रहा। तब वेई एक सिगरेट सुलगाता है, जिसके बाद छांग तुरंत गाड़ी में आकर बैठ गया। तभी कहीं से एक गार्ड उन्हें देख लेता है और सांग गाड़ी को तेजी में वहाँ से भगा ले जाता है और वहाँ का गार्ड भी उनका पीछा करने लगता है। एक जगह पहुंचकर अब आगे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा। तभी उस गार्ड की कार भी वहाँ पहुँच गई और वो एक डंडा लेकर वेई को मारने के लिए उसकी कार की तरफ बढ़ने लगता है। इधर कार के अंदर वेई की हवा निकल गई है। तभी किसी ने गार्ड को फोन करके बताया कि वो कार तो चल ही नहीं सकती, क्योंकि उसका इंजन काफी समय से खराब पड़ा है। गार्ड ने इंजन की डिक्की खोली तो वो हैरान रह गया कि ये कार आखिर यहाँ तक पहुँची कैसे, और बारी बारी से सभी ने मिलकर उसे डराना शुरू किया। दरअसल ये सब उन्होंने वो हॉरर फिल्म देखकर सीखा है। गार्ड डर के मारे वेई को सॉरी कहता है और अपने गाड़ी के डिक्की में जाकर छुप जाता है, जिसके बाद छांग उन सभी को लेकर एक लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाता है। इधर वेई छांग की बातों को सुनकर डरा हुआ है, क्योंकि छांग बताता है कि उसकी मौत एक कार एक्सीडेंट में ही हुई थी। और वो वेई से कहता है, जब तक जिंदा हो इस खुली हवा को महसूस करो और जिंदगी को जियो। मगर वेई ने छांग से कहा, इन हवाओं में ऐसी भी क्या खास बात है। तब छांग उसे समझाता है, जब तक जिंदा हो जी खोल कर जीना सीखो, क्योंकि मरने के बाद तुम्हें ये सब कुछ नसीब नहीं होगा। हमने भी जीते जी जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज करते गए, लेकिन आज उन पलों को याद करते हैं जिनमें हम जिंदा तो थे मगर उन पलों को जी ना सके। फिर छांग उन सभी को लेकर समंदर किनारे पहुंचता है। उसने वेई से कहा, यहाँ पर अपने परिवार के साथ आना उसकी आखिरी इच्छा थी, लेकिन वो कभी मुमकिन नहीं हो पाया। वेई उसे कहता है, शादी बर्बादी है, परिवार के नाम पर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता ही चला जाता है। छांग उसे कहता है, जिम्मेदारियां तो बढ़ेंगी, लेकिन इसके साथ तुम्हें प्यार करने वाले लोग भी होंगे। तुम उनके साथ उन पलों को महसूस कर पाओगे जो अकेले महसूस कर पाना मुमकिन नहीं। परिवार दुख सुख में साथ खड़ा होता है, वो हमें कभी अकेला महसूस होने नहीं देता। और फिर वो वेई को अपने साथ पानी में उतरने को कहता है। पहले तो वेई ने मना कर दिया, क्योंकि उसे तैरना नहीं आता। तब छांग उसे तैरना सिखाता है और वेई उन सभी के साथ वहाँ बहुत अच्छा समय बिताता है। शाम को घर लौटते वक्त वो खिड़की से बाहर हाथ निकालकर ठंडी हवा को महसूस कर रहा है। इतने थोड़े से वक्त में छांग ने उसमें जीने की थोड़ी उम्मीद तो जगा दी है। मगर तभी गाड़ी स्पीड में होने की वजह से ट्रैफिक पुलिस उन्हें रोक देती है और वेई को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले आती है।
लाइसेंस नंबर पूछने पर छांग अपना लाइसेंस नंबर बताता है, मगर पुलिस वेई से कहती है यह आदमी तो कब का मारा जा चुका है। अब यहाँ छांग वेई के शरीर में हावी होकर उल्टी फुल्टी हरकतें करना शुरू कर देता है। पुलिस को लगता है कि वेई के दिमागी संतुलन ठीक नहीं और वो वेई को किसी परिवार वाले को बुलाने के लिए कहता है, मगर वेई बताता है कि उसका कोई परिवार नहीं। तब पुलिस अफसर ने कहा कि अपने किसी दोस्त को बुलाओ। कोई और रास्ता ना पाकर वेई मीन को फोन करता है और उसके आने का इंतजार करने लगता है। इंतजार करते हुए वो अपनी जिंदगी का दुख उन चारों से बांटता है। वो कहता है कि मैं हमेशा से अकेला हूँ, बचपन से मेरा कोई परिवार नहीं, न ही उनके बारे में मुझे कुछ याद है। शाम को थक हार कर जब मैं घर पहुँचता हूँ तो वहाँ मेरा कोई इंतजार नहीं कर रहा होता, कोई मेरे साथ खाना खाने के लिए नहीं होता, कोई ये पूछने के लिए नहीं होता कि आज मेरा दिन कैसा गया। इसीलिए अकेलेपन से जूझते जूझते अब मैं मरना चाहता हूँ। इतने में वहाँ पहुँच चुकी मीन ने उसकी बातें सुन ली और उसे दुखी देखकर उसके दिल के धड़कनों को सुनने लगती है, मगर वे कुछ समझ नहीं पाता कि वो ऐसा क्यों कर रही है। अब यहाँ घर लौटते वक्त छांग जानबूझकर वेई का हाथ मीन के हाथों पर रख देता है और इस तरह दोनों बहुत अच्छा पल बिताते हुए घर पहुँचते हैं। फिर मीन जैसे ही जाने वाली होती है वो चारों मिलकर वेई को इशारा करते हैं कि उसे मीन के पीछे जाना चाहिए, उसके साथ थोड़ा और वक्त गुजारना चाहिए। वेई मीन के पीछे पीछे आता है और उसे पूछता है कि क्या आज रात वो उसके साथ डिनर करेगी। मीन कहती है आज बहुत देरी हो गई है, फिर किसी दिन करेंगे। और रास्ते में चलते चलते मीन रुककर चांद की तस्वीर लेती है। उसे चांद देखना बहुत पसंद है। वेई मीन के साथ बस स्टैंड में बैठकर बस के आने का इंतजार करने लगा और फिर वो उसे पूछता है तुमने उस वक्त मेरे दिल की धड़कन क्यों सुनी। मीन उसे बताती है मेरी माँ को अस्थमा की बीमारी थी, सांस लेने में कभी कभी तकलीफ होती थी। माँ को तकलीफ में देखकर मैं और गो दोनों डर जाते। तब माँ हमें अपने दिल की धड़कनों को सुनाकर कहती मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तभी से मैं किसी को भी दुख दर्द में देखूं तो उसके दिल की धड़कनें सुनकर मुझे चैन आता है। वे उसकी बातों को सुनकर चुपचाप बैठा है क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में कभी किसी के दिल की धड़कन नहीं सुनी। और तब मीन उसे अपने दिल के करीब लाकर अपनी धड़कनों को सुनाती है। ये एहसास वे के लिए बिल्कुल अलग है और वो इसे कभी नहीं भूल पाएगा। रात को घर लौटते वक्त वे आज के दिन को हमेशा याद रखने के लिए चांद की एक तस्वीर खींचता है और घर लौटकर वो चारों उसके लिए बहुत खुश होते हैं। अगले दिन जिया की इच्छा पूरी करने की बारी है। वो उसे बताती है कि मेरा एक केक का दुकान हुआ करता था और मुझे खाना बनाने का बड़ा शौक था, इसीलिए मेरी आखिरी इच्छा यही है कि मैं लोगों को अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाऊं। फिर वो वेई के साथ मिलकर केक बनाने लगी। वेई को भावुक होता देख वो समझ जाती है कि आज तक कभी किसी ने उसका जन्मदिन नहीं बनाया, इसलिए वो तय करती है कि आज ही वो सभी मिलकर वेई का जन्मदिन मनाएंगे। वेई आटे को हवा में उड़ाकर अपनी खुशी जाहिर करता है। फिर वो सभी मिलकर वेई का जन्मदिन मनाते हैं। इसके बाद जिया ने कहा कि वो आज रात ढेर सारा खाना बनाना चाहती है, मगर वेई पूछता है इतना सारा खाना खाएगा कौन। तब जिया कहती है कि उसे मीन को खाने पर बुलाना चाहिए। वेई भी उनकी बात पर राजी हो गया और मीन को इनवाइट करने के लिए चला जाता है, मगर उसके काम करने वाले जगह पर पहुंचकर उसने देखा कि उसे उसके बॉस से खूब डांट पड़ रही है, क्योंकि गो के न मिलने पर उन बदमाशों ने उसके काम करने की जगह पर आकर काफी गंदगी मचा दी है। वे उसकी मदद करना चाहता है, मगर मीन उसे वहाँ से चले जाने को कहती है और तभी वहाँ उसका भाई गो भी पहुँच जाता है। मीन उसे कहती है तुम बिल्कुल बाबा की तरह हुए हो, सिर्फ कर्जा लेते हो जिसका खामियाना पहले माँ को और अब मुझे भुगतना पड़ता है। दरअसल जिस बिजनेस में गो ने पैसा लगाया था वो डूब गया। आज मीन बहुत गुस्से में है और वो भाई को बहुत खड़ी खोटी सुनाती है। जब वेई ने उसे रोकते हुए कहा जो भी हो माना गो से गलती हो गई, मगर वो तुम्हारा भाई है। ये सुनकर मीन उसे जवाब में कहती है तुम परिवार का दर्द क्या जानो, तुम्हारा तो खुद का कोई परिवार ही नहीं, और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। उदास होकर वेई घर लौट आता है और बाथरूम में खुद को बंद करके उसी दिन की चांद की तस्वीर देखने लगता है। यहाँ बाहर सभी बाथरूम के दरवाजे पर कान लगाए वेई का हाल समझने की कोशिश कर रहे हैं। उधर गो अब भी मीन से बात करने के लिए बाहर खड़ा है। उसका बॉस आकर मीन से ये कहता है, मगर मीन इस वक्त अपने भाई का चेहरा तक नहीं देखना चाहती। काफी देर इंतजार करने के बाद गो मीन को मैसेज में सॉरी लिखकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वो गुंडे वहाँ पहुँच जाते हैं। वो उनसे बचने के लिए भागने की कोशिश करता है, मगर वो उसके पेट में छुरा भोंककर उसे मार डालते हैं। और वहाँ थोड़ी देर बाद वेई के बगल में गो बैठा हुआ है, क्योंकि अब वो मर चुका है। उधर अगले दिन गो का अंतिम संस्कार होता है। मीन पूरी तरह से टूट चुकी है। वेई उसे बताना चाहता है
कि उसका भाई आखिरी बार उसे क्या कहना चाहता था, मगर मीन उसे मना कर देती है। वो अभी कुछ भी सुनने की हालत में नहीं। इधर वेई घर आकर जिया से कहता है कि चलो तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी करते हैं, और उसके साथ सामान खरीदने के लिए बाजार आता है। जिया उसे अलग अलग तरह की सब्जियां और मछली खरीदवाती है। इसके बाद वेई जिया को एक खास सब्जी के सामने खड़ा देखता है। वो उसे भी खरीद लेता है। अब घर आकर जिया वेई से एक खास पुडिंग बनवा रही है, जिसे चखने के बाद वेई को ये स्वाद काफी जाना पहचाना लगता है, मगर इसे कहाँ खाया था उसे याद नहीं। अब यहाँ शाम के वक्त सभी अलग अलग तरह का खाना वेई के प्लेट में परोसते हुए उसे उसके उपकार बता रहे हैं। भले ही आज उनमें से कोई जिंदा नहीं, मगर वेई उन्हें अपने पास पाकर आज बहुत खुश है। तभी दरवाजे में किसी ने दस्तक दी। मीन आई है अपने भाई का आखिरी संदेश पूछने के लिए। वेई ने उसे कहा कि पहले तुम मेरे साथ डिनर करो। मीन इसके लिए राजी हो जाती है। वेई को खाना परोसते देख वो उसे पूछती है कि यहाँ पर और भी कुर्सियाँ पड़ी है, क्या कोई और भी आने वाला है? तब वेई ने उसे सच बताते हुए कहा कि वो भूतों को देख सकता है। और तब वेई उसे उसके भाई का आखिरी संदेश देता है। वो उसे सॉरी कहना चाहता था और उसे अपना ख्याल रखने को कहना चाहता था। साथ ही वो इस बात के लिए भी माफी मांगता है कि वो एक अच्छा भाई होने के नाते उसका ख्याल नहीं रख सका, जबकि उनकी माँ ने मरते समय गो से वादा लिया था कि वो हमेशा मीन का ख्याल रखे। इसीलिए वो आखिरकार माँ की वो ब्रेसलेट छुड़ा लाया था, मगर उसे देने से पहले ही उसकी मौत हो गई। मीन रोते हुए वेई से पूछती है कि क्या गो इस वक्त यहाँ है? गो उस वक्त वहाँ होता तो नहीं, मगर बाकी सभी वेई से कहते हैं कि वो मीन से कहे कि गो यही है, नहीं तो उसे और भी तकलीफ होगी। और तब वेई गो की तरह मीन से कहता है कि हमेशा अपना ख्याल रखना, कभी भी बीते दिनों को याद करके दुखी मत होना। लेकिन मीन समझ जाती है कि गो यहाँ नहीं, क्योंकि वो कभी भी मीन को नाम से नहीं पुकारता था। वो वेई पे गुस्सा होते हुए कहती है, तुम उसे झूठ बोलना बंद करो। तुम कोई मरे हुए लोगों को नहीं देख सकते। मैं वैसे ही दुखी हूँ और तुम झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हो। वो उसकी दी घड़ी को लौटाते हुए कहती है, अच्छा होता कि उस दिन एम्बुलेंस में मैंने तुम्हें बचाया नहीं होता। अगर फिर कभी तुमने मरने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मरने के लिए छोड़ दूंगी। और वहाँ से चली जाती है। वेई मीन की बातों को सुनकर पूरी तरह से टूट गया और वो गुस्से में उन चारों से कहता है, अच्छा होता कि तुम लोग मेरी जिंदगी में कभी आते ही नहीं। तुम सभी की इच्छाएं मैंने पूरी कर दी है। अब मेरा पीछा छोड़ो और कल से तुम में से कोई भी मुझे नजर नहीं आना चाहिए। और रोते हुए वहाँ से चला गया। वो चारों उदास होकर वहीं बैठे रह गए। अगले दिन वेई सुबह उठकर देखता है तो घर पर कोई नहीं होता। वो उनकी सारी चीजों को कूड़ेदान में डाल आता है और फिर उस कार में बैठकर वहाँ की गैस लीक कर देता है, यानी कि वो खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा है। उधर मीन को काम पर जाते वक्त किसी ज्वेलरी दुकान से फोन आता है। उसे मालूम चलता है कि गो ने उनकी माँ के ब्रेसलेट का डिजाइन चेंज करके एक गले का हार बना दिया है, जिसके पेंडेंट में एक चांद बना हुआ है, जो कि मीन को बेहद पसंद है। ये सुनते ही मीन को समझ आ जाता है कि कल रात वेई ने उसे झूठ नहीं कहा था। और तभी वेई वहाँ उसकी फेवरेट पुडिंग लेकर पहुँच जाता है और दोनों साथ बैठकर वो पुडिंग खाने लगते हैं। मीन उसे कल रात के लिए माफी मांगती है, जिस पर वेई उसे बताता है कि कुछ देर पहले मैंने खुद की जान लेने की दोबारा कोशिश की थी, मगर चांद की रोशनी में मुझे होश आ गया और मैं खुद की धड़कनों को सुन पा रहा था। तब मुझे तुम्हारी याद आई और इसीलिए मैं अपनी फेवरेट पुडिंग लेकर तुम्हारे पास आ गया। मीन ने उसे पूछा कि इस पुडिंग में ऐसा क्या खास है। वही उसे बताता है कि बचपन में मेरी माँ इसे बनाकर मुझे खिलाया करती थी। और ऐसा कहते हुए अचानक वेई को याद आ गया कि वो जो औरत इतने दिनों से उसके आसपास भूत बनकर घूम रही थी, वो जिया दरअसल और कोई नहीं बल्कि उसकी माँ थी। वेई बिना कुछ कहे वहाँ से घर की तरफ दौड़ पड़ता है और उसे एक एक करके सब कुछ याद आने लगा। किम उसका बड़ा भाई था, जिसके साथ वो हमेशा पार्क घूमने आया करता था। मिस लू उनकी दादी थी और झांग उनका पिता। एक दिन उनकी दादी ने खुशखबरी दी कि उसकी लॉटरी लग गई है। इसी बात की खुशी मनाने के लिए वो सभी परिवार एक साथ कार में घूमने निकले थे। वो सभी उसी समंदर किनारे जा रहे थे, मगर बीच रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें वेई का पूरा परिवार मारा गया। सिर्फ किसी तरह वेई बच जाता है, मगर सिर पर ज्यादा चोट लगने की वजह से उसकी याददाश्त खो गई और तभी से वो इस दुनिया में अकेला हो गया। वेई जल्दी से घर पहुंचा और रोते हुए अपने माँ, बाबा, भाई और दादी को आवाज देने लगता है। और तभी किम अंदर से बाहर निकला। उसे देखकर वेई की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। पीछे से दादी ने आकर कहा, तुम्हें आखिरी बार अलविदा किए बिना
हम जा ना सके। और उसके पिता छांग आकर उसे कहते हैं, हम जिंदा नहीं तो क्या हुआ, तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम्हारे सामने पड़ी है मेरे बेटे, इसके हर एक पल को जीना। और तभी उसकी माँ वहाँ आई। उसे देखते ही वही दौड़कर उनके गले लग गया। हमारे बिना तुम्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, मगर अब मैं निश्चिंत हूँ क्योंकि तुम बड़े हो गए हो और अब हम इस दुनिया के सफर को छोड़कर दूसरी दुनिया में जा सकते हैं। वही उन्हें जाने के लिए मना करता है। तब उसकी माँ उसे पुचकारते हुए कहती है, हमारी इतनी सारी बिताई यादें तुम्हें हमेशा रास्ता दिखाएगी, तुम्हें हिम्मत देगी और हमेशा याद रखना कि हम सभी तुम्हारी दिल के धड़कन में जिंदा हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हर बार जब भी वे खुदकुशी करने की कोशिश करता, वो चारों किसी न किसी तरह उसे बचा लेते। जैसे कि उस दिन वो फूड डिलीवरी का मैसेज उसे कभी आया ही नहीं था। अगर वो रस्सी लगाकर मरने की कोशिश करता तो जिया उसे अपने दांतों से काट देती, और अगर वो नींद की गोलियां खाने जाता तो किम सारा पानी पी जाता। यहाँ तक कि आखिरी बार मरते वक्त भी वो चांद की रोशनी उन्होंने ही उस तक पहुँचाई थी, उन्होंने ही उन्हें जीने का हौसला दिया था। ये सब जानने के बाद वही उन सभी को गली से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। इसके थोड़ी देर बाद मीन वहाँ आई और उदासी भरे चेहरे के साथ बैठे वे के पास आकर बैठ गई। वे का परिवार उसे आखिरी दफा अलविदा कहकर जा चुका है। इस तरह कई महीने बीत गए। आज फिर से 31 दिसंबर है, साल का आखिरी दिन। मगर ये साल का आखिरी दिन पिछले साल की तरह नहीं होने वाला। आज वेई के साथ मीन है और उन दोनों के साथ है वो बुजुर्ग दादाजी, जिनके लिए आखिरी फूड डिलीवरी लेकर वेई गया था। दादाजी उन दोनों की तस्वीर खींचते हैं और इसी के साथ हम देखते हैं कि वेई दरअसल कभी अकेला था ही नहीं। उसका परिवार हमेशा उसके साथ था, भले ही वो उन्हें देख नहीं सका, मगर उसके हर सुख दुख में, हर हार जीत में वो एक परिवार की तरह हमेशा उसके साथ खड़े थे। और इसके साथ ही ये प्यारी सी कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दे। साथ ही अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को पक्के से सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर।